हल्द्वानी हिंसा में इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है इस हिंसा में। डीएम ने इस खबर की पुष्टि की है। 139 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। कल अवैध मदरसा गिराने के दौरान ये हिंसा हुई थी, जिसमें यह जानकारी है कि 4 लोगों की मौत हुई है, 139 लोग घायल। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। स्थिति काबू करने के साथ ही पुलिस अपने साथियों की भी तलाश कर रही है। इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई, जिसकी वजह से फंसे हुए पुलिस कर्मियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। साथ ही स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने के लिए दूसरे जिलों की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। वहीं उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त एक्शन की तैयारी में जुट गई। आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, खुद नैनीताल के सीएम ने इसकी जानकारी दी। वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से भी ये हम लोग कर रहे हैं। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, उसकी वसूली संबंधितों से करी जाएगी। साथ ही हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से डीएम वंदना सिंह अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। बनभूलपुरा में उपद्रव के दौरान 70 से अधिक वाहनों को जला दिया गया, जबकि कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बनभूलपुरा थाने में आग से कई साल पुराने रिकॉर्ड भी जलकर खाक हो गए। बनभूलपुरा में हुए बवाल को देखते हुए हल्द्वानी में आज कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिंसा के बाद उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और गुरुवार शाम को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर आखिर बवाल क्यों हुआ और क्या इसकी कोई बड़ी साजिश रची गई थी, देखिए रिपोर्ट। 3 बजे अतिक्रमण हटाने के लिए बनभूलपुरा थाने के पास टीम जुटने लगी। 4 बजे टीम पुलिस कर्मियों के साथ रवाना हुई। 4:30 बजे टीम मालिक के बगीचे में पहुंची, जिसके बाद लोग अतिक्रमण वाली जगह पर जुटने लगे और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने पुलिस द्वारा लगाई बैरिकेड हटाना शुरू कर दिया। अराजक तत्वों ने जेसीबी रोक दी। 5 बजे हंगामा शुरू हुआ और लगातार पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। गलियों में पुलिस वाले घिर गए। 6:30 बजे उपद्रवियों ने थाने में आग लगा दी। कई जगहों पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इस हिंसा की साजिश पहले रची गई थी। हिंसा की इस घटना के बाद शाम 7:30 बजे सीएम ने उपद्रवियों के पैर में गोली मारने का आदेश दिया। इसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। और मौलाना तौकीर रजा के आज होने वाले जेल भरो आंदोलन को लेकर बरेली में अलर्ट जारी किया गया। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आज होने वाले जेल भरो आंदोलन को देखते हुए बरेली में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बरेली में देर रात पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर तैयारियों का जायजा लिया और फ्लैग मार्च निकाला। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान और जुम्मे की नमाज को देखते हुए बरेली में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बरेली में एसपी, पीएसी और आरएएफ की एक कंपनी, 15 सर्किल ऑफिसर, 70 इंस्पेक्टर समेत 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही इस्लामिया ग्राउंड को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई। और श्वेत पत्र पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। नियम 342 के तहत चर्चा हो सकती है। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया, जिस पर आज चर्चा होगी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के पूरे आसार। दरअसल संसद में पेश श्वेत पत्र के इन पन्नों में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। श्वेत पत्र में बताया गया कि यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच किस तरह से आर्थिक कुप्रबंधन किया। इसमें लिखा गया है कि यूपीए की सरकार ने 10 साल के दौरान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने से रोका। यूपीए को 2004 से वाजपेयी सरकार से मजबूत अर्थव्यवस्था मिली, लेकिन यूपीए की सरकार सुधारों को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। यूपीए के वक्त भारी कर्ज लिया गया।
यूपीए की कार्यकाल में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी हुई। यूपीए के 10 साल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। श्वेत पत्र में 2008 की वैश्विक मंदी का भी जिक्र किया गया है। श्वेत पत्र में 2G घोटाले और कोयला घोटाले पर फोकस किया गया है। इसमें लिखा गया है कि कोयला घोटाले की वजह से ही जुलाई 2012 में इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती देखने को मिली। श्वेत पत्र में लिखा गया है कि 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में आई तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी, जिसके कारण मोदी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकार के श्वेत पत्र के खिलाफ कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया है, जिस पर पीएम मोदी ने जमकर तंज कसा। आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोजू खिंचते ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं। और श्वेत पत्र में मौजूदा दौर को कर्तव्य काल बताते हुए कहा गया कि अभी मीलों चलना है और साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। वहीं सरकार के श्वेत पत्र पर विपक्ष ने हमला बोला है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लड़ाई व्हाइट और ब्लैक पेपर पर आ गई है। दोनों तरफ से 10 साल के कार्यकाल की कमियां उजागर करने के लिए दस्तावेज और दलीलें रखी जा रही हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया। कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्याय काल का नाम दिया है। बीजेपी की सरकार नहीं करती और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। वहीं श्वेत पत्र में लिखा गया है कि 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में आई तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी, जिसके कारण मोदी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभी मीलों चलना है और साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। अब 2G, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, सबमरीन घोटाला, ये सब कहानी बंद हो गई है। और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एक देश एक चुनाव की कमेटी से मुलाकात की और अपना विरोध दर्ज करवाया। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी इन दोनों आपत्ति और सुझावों के लिए बैठकें कर रही है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और अपना विरोध दर्ज करवाया। कमेटी से मिलकर आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता और जैस्मिन शाह ने पार्टी का पक्ष रखा। आपने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मतदाताओं की जवाबदेही को कमजोर करता है। आपने कहा कि नीतिगत मसौदे के बिना स्पष्ट प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और अभी की एक और बड़ी खबर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान के आम चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में इमरान खान की पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। करीब 125 सीटों पर इमरान समर्थित उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कल वोटिंग खत्म होने के बाद से काउंटिंग जारी है। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए 134 सीटों की जरूरत है। पाकिस्तान में एक और नया ड्रामा देखने को मिला। वोटिंग खत्म होने के बाद मतगणना में देरी की गई। इमरान खान की पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग जानबूझकर रिजल्ट का ऐलान नहीं कर रही है। अगर धांधली होती है तो फिर इसका जवाब पाकिस्तान के आम लोग देंगे। आरोपों के बीच पीटीआई के चेयरमैन गौहर रजा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के समर्थक वाले निर्दलीय उम्मीदवार 150 से ज्यादा सीटों पर जीत रहे हैं। वीडियो जारी कर गौहर ने कहा कि चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक रात 2 बजे तक नतीजे जारी करने होते हैं। गौहर अली खान ने यह दावा किया है पहली बार एक कैदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इमरान खान के उम्मीदवार सबसे ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। ऐसे में पीटीआई के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। कई जगहों से जश्न की तस्वीरें सामने आई। वहीं पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सबसे पहले पेशावर के NA-30 के औपचारिक रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इसमें इमरान के समर्थक वाले उम्मीदवार शांतना गुलजार को 78,971 वोटों के साथ विजेता घोषित किया गया है। अगर पाकिस्तान में इमरान के समर्थित उम्मीदवारों की जीत होती है तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक तरफ इमरान खान जेल में बंद है, चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। ऐसे में बिना लीडरशिप और पार्टी सिंबल की जीत ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में इमरान खान की लोकप्रियता बनी हुई है। आम लोगों ने नवाज शरीफ और दूसरे नेताओं को नकार दिया है।
और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिख रही हैं। आज लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा और हेमा से पूछताछ होगी। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के साथ आज ईडी के सामने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगी। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव से ईडी लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ भी करेगी। आपको बता दें कि ईडी ने 8 जनवरी को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत राबड़ी देवी, मीसा भारती, अमित कात्याल, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी के साथ ही 2 कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में ईडी ने दिल्ली मुख्यालय के सीए अमित कात्याल और जमीन देकर नौकरी पाने वाले हृदयानंद चौधरी से पूछताछ की थी। ईडी ने लालू के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में 4751 पन्नों की चार्जशीट के अलावा हृदयानंद चौधरी की स्वीकृति बयान को भी साथ लेकर आई थी, जिसे दिखाकर 29 जनवरी 2024 को ईडी की विशेष टीम ने पटना जोनल कार्यालय में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। लालू यादव से पूछताछ के बाद उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी ईडी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। तेजस्वी से 65 सवाल पूछे जाने की खबर मिली थी। अधिकतर सवालों पर तेजस्वी ने जानकारी होने से इनकार किया था। खबर राजस्थान से। राजस्थान के बीकानेर में भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। ये युद्धाभ्यास कल यानी 10 फरवरी तक चलेगा। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये भारत और रॉयल सऊदिया लैंड फोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास की तस्वीरें। सदा तनसीक के नाम से जारी इस युद्धाभ्यास के दौरान थार के रेतीले रेगिस्तान की धरती टैंक, मशीन गन और मोटार बम के धमाकों से दहल उठी। दोनों देशों की सेनाओं ने इस दौरान एक दूसरे से अपनाई जाने वाली अपनी तकनीक की जानकारी साझा की। इस ड्रिल में फिजिकल फिटनेस और संयुक्त राष्ट्र नियमों को समझने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई। और मुंबई से खबर हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता की हत्या। सोशल मीडिया लाइव के दौरान मारी गोली। पूर्व विधायक विनोद घोषालकर के बेटे को मारी गोली। हत्या के आरोपी मॉरिस ने भी आत्महत्या की। विपक्ष ने शिंदे सरकार पर उठाए सवाल। मुंबई में हुए इस गोलीकांड ने हर किसी को सन्न कर दिया है। फेसबुक लाइव के दौरान एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें उद्धव गुट के शिवसेना नेता और पूर्व पार्षद अभिषेक घोषालकर की जान चली गई। अभिषेक शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व विधायक विनोद घोषालकर के बेटे थे। लाइव मर्डर की इस घटना को मॉरिस नाम के एक शख्स ने अंजाम दिया। गोली दागने वाले मॉरिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। उस पर कई केस होने की बात सामने आई है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आपसी रंजिश की वजह से मॉरिस ने इस घटना को अंजाम दिया। अभिषेक और मॉरिस के बीच कुछ मनमुटाव था। हालांकि हाल ही में दोनों के बीच समझौता हो गया था, जिसके बाद मॉरिस को बुलाने पर घोषालकर उनके ऑफिस आए थे। फेसबुक लाइव के दौरान दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर करने और सामाजिक सेवा के लिए साथ काम करने की बातें की, लेकिन अभिषेक को यह नहीं पता था कि मॉरिस उसे मौत के घाट उतार देगा। हालांकि अभिषेक पर हमले के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र में इस हत्या के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। हाल ही में महाराष्ट्र के उल्लासनगर के एक पुलिस स्टेशन में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने एकनाथ शिंदे गुट के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ पर 4 गोली चलाई थी। और मुंबई में एक के बाद एक 2 गोलीकांड के बाद सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के कई नेताओं ने शिंदे सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए इस्तीफे की मांग की। मुंबई की इस घटना को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि गृह मंत्री के रूप में फडणवीस पूरी तरह से विफल रहे, उन्हें भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि सीएम एकनाथ शिंदे 4 दिन पहले अपने आवास वर्षा पर हमलावर मॉरिस से मिले थे। मॉरिस को शिंदे गुट ज्वाइन करने का ऑफर मिला था। संजय राउत ने आरोपी मॉरिस के साथ सीएम शिंदे की एक फोटो शेयर की। महाराष्ट्र की चरमराती कानून व्यवस्था पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि महाराष्ट्र में अब कानून का कोई डर नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट करते हुए लिखा, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ट्रिपल इंजन की सरकार की ध्वस्त कानून व्यवस्था।
अभिषेक घोषालकर के पोस्टमार्टम के दौरान देर रात अस्पताल के बाहर शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता जमा हो गए। उनमें इस घटना को लेकर खासा गुस्सा नजर आया। और भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को अब और भी ज्यादा घातक बनाने की तैयारी, ये रिपोर्ट। भारतीय नौसेना अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रही है। इसी क्रम में अब कलवरी क्लास पनडुब्बी को विदेशी और स्वदेशी टॉर्पीडो से लैस करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्ताव पर अगले हफ्ते होने वाली टीएसी की बैठक में चर्चा होगी। बैठक में विदेश से 48 टॉर्पीडो और वरुणास्त्र के अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सिर्फ कलवरी क्लास नहीं बल्कि परमाणु पनडुब्बी भी स्वदेशी टॉर्पीडो से लैस होने जा रही है। योजना के अनुसार 100 से ज्यादा टॉर्पीडो को पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। इसमें से आधे से ज्यादा टॉर्पीडो स्वदेशी रूप से खरीदे जाएंगे। और अब एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी में गठबंधन लगभग तय, औपचारिक ऐलान कभी भी संभव। सीट बंटवारे पर जारी है बातचीत। अकाली दल 8 सीटों की कर रही है मांग, बीजेपी कम सीट पर मानने के लिए तैयार नहीं। तो औपचारिक ऐलान हो सकता है। देखिए, सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। बीजेपी कम सीट पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अकाली दल 8 सीटों की मांग कर रही है। सीट बंटवारे पर यह चर्चा अभी भी चल रही है। तो कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि औपचारिक ऐलान हो जाए। अकाली दल, पंजाब में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन एक बार फिर से बन जाए। तो देखिए, लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, अंदर से क्या खबरें सामने आ रही है? क्या सहमति बन जाएगी सीटों को लेकर? एक बार फिर से अकाली की एंट्री एनडीए में होने वाली है। देखिए, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों ये मान रहे हैं कि जब तक वो पंजाब में गठबंधन में रहे तो जो समीकरण ऐसा रहा कि दोनों को ही फायदा मिलता रहा है, लेकिन जब से दोनों पार्टियां अलग होकर कोई भी चुनाव लड़ रही हैं तो दोनों को काफी नुकसान हुआ है। इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन तकरीबन तय है। लेकिन 13 फरवरी को जो किसान आंदोलन प्रस्तावित है उसके हालात को देखते हुए अभी अकाली दल चाहता है कि थोड़ा इंतजार किया जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। अकाली दल अभी भी पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहता है, ज्यादा सीटें चाहता है, लेकिन बीजेपी 1 या 2 सीटें ज्यादा चाहती है जो पुराने समीकरण थे उसके हिसाब से। इसी वजह से थोड़ा सा बातचीत जारी है और ये पेच फंसा हुआ है, लेकिन गठबंधन तय है और आने वाले कुछ दिनों में इसका ऐलान भी संभव है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए मोहित। इंडिया गठबंधन पर यह बड़ी खबर। 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग। गोवा, हरियाणा और गुजरात की सीटों पर होगा फैसला। तो गोवा, हरियाणा और गुजरात में सीटों, कौन कितनी सीटें रखेगा, इसको लेकर यह बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आम आदमी पार्टी की। जी हां, आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग है 13 फरवरी को और इसमें यह तय किया जाएगा कि गोवा, हरियाणा और गुजरात में कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। तो इंडिया गठबंधन का एक और घटक आप यानी आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है उन राज्यों में सीटों को लेकर यह बैठक की जानी है 13 तारीख को, और तय किया जाना है कि इन राज्यों में कैसी भूमिका रहेगी आम आदमी पार्टी की। पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान खान बड़ी जीत की ओर अग्रसर। पीटीआई समर्थित उम्मीदवार के 154 सीटों पर आगे होने का दावा। पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर ने शुरुआती रुझान को बताया शानदार जीत। केंद्र और खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बनाने का दावा किया पेश। शुरुआती रुझानों में पीपीपी की और पीएमएलएन 50 से कम सीटों पर आगे। एमक्यूएम और जेयूआईएफ 4-4 सीटों पर आगे। खैबर पख्तूनख्वा में पहला परिणाम घोषित। विधानसभा की 2 सीटों पर पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शहबाज शरीफ चुनाव जीते। पूर्व प्रधानमंत्री ने 63,953 सीटों से जीत दर्ज की। मुश्किल में पीएलएमएन प्रमुख और पूर्व पीएम नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा दोनों सीटों पर मिल रही है कड़ी टक्कर। आम चुनाव में मिल रही कड़ी टक्कर के बाद नवाज शरीफ ने छोड़ा पार्टी मुख्यालय। कार्यकर्ताओं को भी नहीं किया संबोधित। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत, 139 घायल। पूरे इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश।
हल्द्वानी में हालात बिगड़ने के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद। जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पैरामिलिट्री फोर्स की 4 और पीएससी की 6 कंपनियों की तैनाती की गई। नजदीकी जिलों में फोर्स को हल्द्वानी बुलाया गया। बनभूलपुरा इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दंगाइयों पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। मौके से कुछ लोगों को किया गया है गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की आपात बैठक। दंगाइयों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इलाके में हालात तनावपूर्ण। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सीएम धामी ने कहा कि दंगाइयों और अतिक्रमणकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। हल्द्वानी हिंसा पर उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। सीएम ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि पुलिस पर अवैध हथियारों से हमला किया गया। कई पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अफसर घायल। हल्द्वानी हिंसा पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा हल्द्वानी का इतिहास शांति और भाईचारे। हल्द्वानी में अवैध मदरसा तोड़ने गई टीम पर उग्र भीड़ ने किया था हमला। हमले में घायल एसडीएम और पुलिसकर्मियों का इलाज जारी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद आज सभी स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। डीएम ने कहा सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की जा रही है पहचान। बरेली में आज आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा करेंगे जेल भरो आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जेल भरो आंदोलन के मद्देनजर पीएससी, आरएएफ की एक कंपनियों के साथ 350 दारोगा और 1000 पुलिस जवान किए गए तैनात। बरेली के संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। बरेली के इस्लामिया ग्राउंड को चारों तरफ से किया गया बैरिकेड। पुलिस ने तौकीर रजा समेत 30 लोगों को दिया नोटिस। तौकीर रजा ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा कोर्ट के जरिए सरकार कर रही है बेईमानी। कोर्ट कानून के बजाय आस्था के आधार पर कर रहा है फैसला। आईएसपीआर के हवाले से पाक मीडिया का दावा वोटिंग के दौरान 51 हमलों में करीब 12 लोग मारे गए। अधिकतर हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को मतगणना के आधे घंटे के भीतर परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ने निष्पक्ष चुनाव का दावा किया। ईसीपी, सशस्त्र बलों, पुलिस और चुनाव कर्मियों की सराहना। शुरुआती रुझान के बाद इमरान खान के समर्थकों में खुशी की लहर। फैसलाबाद में सड़कों पर उतरे पीटीआई के समर्थक। पाकिस्तान चुनाव पर अमेरिकी विदेश विभाग ने जताई चिंता। कहा हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चुनाव का विरोध। केच में प्रदर्शनकारियों ने जलाई मतपेटियां। बलूचिस्तान के तगरान आबाद में बूथ पर जमकर विरोध। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए उम्मीदवारों के बंदूकधारी ने की फायर। पाकिस्तान चुनाव पर यूएन प्रमुख की नजर। महासचिव ने समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील। लोकसभा में आज श्वेत पत्र पर होगी चर्चा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया यूपीए के कार्यकाल पर श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर पेश श्वेत पत्र। दोपहर 12 बजे शुरू होगी चर्चा। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय किया गया था। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे श्वेत पत्र पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सुनीता दुग्गल, तेजस्वी सूर्या, चंद सिन्हा भी रखेंगे अपनी बात। श्वेत पत्र पर चर्चा के बाद निर्मला सीतारमण सदन में देंगी जवाब। श्वेत पत्र पर लोकसभा में नियम 342 के तहत होगी चर्चा। श्वेत पत्र पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा जनता को गुमराह करने के लिए लाया गया श्वेत पत्र। मैदान जंग में होगा फैसला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा 10 साल से बीजेपी सरकार 2G और कोल घोटाले की कराओ जांच। चिंता करने की बात नजर नहीं नजारा बदल जाएगा। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार पर 10 साल में अर्थव्यवस्था को बर्बाद और देश की आर्थिक नींव को कमजोर करने का लगाया है आरोप। श्वेत पत्र में यूपीए राज के दौरान हुए 2G, कोयला समेत 15 घोटालों का जिक्र। वित्तीय अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार रोकने में नाकामी का आरोप। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार पर महंगाई पर नियंत्रण न रखने और बैंकिंग सेक्टर को संकट में डालने का लगाया गया आरोप। यूपीए के आर्थिक कुप्रबंधन के मुद्दे पर सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित करेगी बीजेपी। गिनाएगी मोदी सरकार की उपलब्धि।
चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्रियों और सीएम भगवंत मान ने की बैठक में किसानों की 2 मांगों पर बनी सहमति। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर बनी सहमति। बैठक के बाद सीएम मान ने कहा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए आगे भी करता रहूंगा मध्यस्थता। किसान नेता जगदीश सिंह ने कहा, हमने मंत्रियों के सामने अपनी मांगे रखी, दिल्ली कूच कार्यक्रम में फिलहाल बदलाव। मुआवजे की मांग को लेकर नोएडा में किसानों का चल रहा प्रदर्शन खत्म, हाई पावर कमेटी बनाने के आश्वासन के बाद धरना खत्म। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में इस साल दूसरी बार ज्वालामुखी फटा, करीब 35 मिनट तक कांपी धरती, वैज्ञानिकों ने दी नए विस्फोट होने की चेतावनी। ज्वालामुखी का लावा ब्लू लगून जाने वाली सड़क तक फैला, गर्म पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने से आपूर्ति बाधित, बिजली संकट गहरा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया। स्ट्राइकर ने 24 रन देकर 6 विकेट लिए। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में 11 फरवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बेनोनी में खेला जाएगा। फाइनल यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर आरएलडी और बीजेपी में सीट बंटवारा, फाइनल आरएलडी को लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट मिलेगी। बीजेपी ने आरएलडी को बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट दी। बागपत से चुनाव लड़ेगी जयंत चौधरी की पत्नी, सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा भेजेगी आरएलडी। कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए 20 सीटें मांगी। अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का किया ऐलान। इंडिया गठबंधन को बंगाल के बाद असम में भी लगा झटका, आम आदमी पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी महासचिव संदीप पाठक ने कांग्रेस पर लगाया सीट बंटवारे में देरी का आरोप, कहा चुनाव जीतना है तो कांग्रेस जल्द करे सीटों पर फैसला। शिरोमणि अकाली दल की एनडीए में फिर हो सकती है वापसी, दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा जारी। टीडीपी के एनडीए में शामिल होने पर चर्चा जारी, 10 दिन के अंदर गठबंधन को लेकर हो सकता है फैसला। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने पर एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर का बड़ा दावा, कहा 12 फरवरी को एनडीए में शामिल होंगे जयंत चौधरी। हरियाणा में जेजेपी और को बीजेपी से गठबंधन जारी रहने की उम्मीद, दुष्यंत चौटाला बोले बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पीएम मोदी की ज्योति पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, लिखा मोदी जी के जन्म नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं, वो अपने जन्म के 50 साल तक ओबीसी नहीं थे। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा कांग्रेस पीएम का हमेशा करती है अपमान, अब राहुल ने पीएम की जाति पर ही सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत है, सुर्खियों में रहने के लिए देते हैं ऐसे बयान। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना को दी मंजूरी, योजना में 1,70,000 से ज्यादा नए रोजगार सृजित होने की जताई। मोदी सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी को भी दी मंजूरी, अनुराग ठाकुर ने कहा सेवा क्षेत्र के मुताबिक होगी नीलामी, भारत में ही विकसित की गई 5G तकनीक। मुंबई में शिवसेना यूपीटी नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या, फेसबुक लाइव के दौरान आरोपी मॉरिस ने अभिषेक पर की अंधाधुंध फायरिंग। अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद आरोपी मॉरिस ने भी खुद को गोली मारकर जान ली, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर हत्या कांड की जांच करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, बोले सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर अभिषेक की गुंडों ने की हत्या। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तेल अवीव से किरिया में की वॉर कैबिनेट की बैठक, अब सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक करेंगे नेतन्याहू। इजरायल के गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला जारी, पश्चिमी खान यूनिस के घने इलाकों में लड़ रहे हैं मैगलन कमांडो यूनिट के लड़ाके। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा खुलासा, ईरान से सीधे हमास नेता याह्या सिनवार को भेजी गई लाखों नकदी। इजरायल पुलिस ने अशदोद में गैंग वॉर को किया नाकाम, हत्या को अंजाम देने से पहले 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार।
द ग्रीन प्रिंस के नाम से मशहूर हमास के सह संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे मुसाब हसन यूसुफ का बड़ा बयान, हमास को लोगों की परवाह नहीं। गोकुलपुरी मेट्रो हादसे पर दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी के 2 अधिकारियों को किया निलंबित, डीएमआरसी को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश। मेट्रो हादसे में जान गंवाने वाले शख्स के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को भी 1-1 लाख की मिलेगी आर्थिक मदद। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी में आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन से मुलाकात, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने पर जताया विरोध। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने सभी विभागों की समीक्षा की, कहा फरवरी के अंत में झारखंड का बजट पेश होगा। केंद्रीय फंड की मांग को लेकर केरल सरकार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, सीएम भगवंत मान और केजरीवाल हुए शामिल। इस वक्त एक बड़ी खबर, अग्निवीरों के लिए संसद की स्थायी समिति की बड़ी सिफारिश, ड्यूटी के दौरान शहीद अग्निवीरों को लेकर सिफारिश, मरने पर सैनिकों जैसे लाभ की सिफारिश। और अब वक्त हो चला है हमारी आज की वीडियो ब्रेकिंग का। पहली वीडियो ब्रेकिंग है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस का हमला, रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड के हमले में डिपो तबाह। वीडियो ब्रेकिंग नंबर 2, अगली वीडियो देखिए, ये भी रूस और यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से आई है। यूक्रेनी सेना के काफिले पर हमला, रूसी सैनिकों ने एक के बाद एक दागे मोर्टार। अगली बड़ी खबर, अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, गुजरात से खबर, जामनगर से यह तस्वीर। जामनगर में मॉल में लगी भीषण आग, मोती खावड़ी इलाके में मॉल जलकर खाक, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर। अगली वीडियो ब्रेकिंग है प्रयागराज से। प्रयागराज के माघ मेले में आग का कहर, किन्नर अखाड़े के टेंट में लगी भीषण आग, 3 लोग घायल, आग पर काबू पाया। रुक करते हैं अगले वीडियो ब्रेकिंग का, जो कि आइसलैंड से है। आइसलैंड में 2 महीने में तीसरी बार फटा ज्वालामुखी फटने से पानी की तरह लावा बहता नजर आया। जम्मू कश्मीर से है अगली वीडियो ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी, रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी, बीआरओ की टीम रास्तों से हटा रही है बर्फ।